वेलकम टू एस अकेडमी। आज हम आपके लिए लाए हैं बिजनेस पार्ट 2 क्लास 12th का। इससे पहले भी हम लोगों ने पार्ट 1 में अच्छे से सब कुछ जाना था कि बिज़नेस क्या होता है। और बिज़नेस के क्लास 12th का पहला चैप्टर जो कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का हम लोगों ने डेफिनेशन भी जान लिया कि मैनेजमेंट क्या होता है, विदाउट मैनेजमेंट क्या बिज़नेस सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, उस चीज़ को हम लोगों ने अच्छे से जाना। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कई धीरे धीरे कैरेक्टर के बारे में बात की, इफेक्टिव की बात की, एफिशिएंट की बात की, वर्कर कब इफेक्टिव और एफिशिएंट कहलाएगा, और उसके बाद अगर वर्कर इफेक्टिव और एफिशिएंट है तो उससे क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से कर ली थी। तो आज हम और आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करेंगे। चैप्टर के हम पूरा क्लास 12 का बिजनेस पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। केस स्टडी को सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका होता है कि आप हर एक कंसेप्ट को डिटेल से समझो, हर एक टॉपिक को इतना डीप में आप स्टडी कर लो कि उससे रिलेटेड अगर कोई केस स्टडी बनता भी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि हर एक कंटेंट को सिर्फ समझने की ज़्यादा कोशिश करिए। कंटेंट लिखना है, कॉपी राइट करना है या कुछ लिखना है, नोट वगैरह डाउन करना है तो मैं PDF आपको ऑलरेडी अलाउ करा दूंगा, आप नोट्स डाउनलोड कर लेना, देख लेना। लेकिन मज़ा तो तब आएगा ना जब आप उस कंटेंट को अच्छे से डीप में स्टडी कर लोगे। कोई पूछेगा भाई इफेक्टिव क्या होता है, मान लो कोई वर्कर है वो ऐसा काम कर रहा है तो आप बताओ इफेक्टिव है कि एफिशिएंट है, आप कब बता पाओगे? आप तभी बता पाओगे जब आप डिटेल में उस चीज़ को अच्छे से कंसेप्ट को समझाओगे, डीप स्टडी की होगी तब समझ में आएगा। ऐसा थोड़ी ना है कि थोड़ा सा एग्जांपल लिया बस काम बन गया, काम तो बन गया, केस स्टडी कैसे सॉल्व करोगे? अब आजकल 12th में क्या हो रहा है, ज़्यादातर केस स्टडी आ रहा है, तो केस स्टडी को समझना पड़ेगा, समझोगे तो आप आंसर दोगे। उससे पहले आप टॉपिक को समझो, टॉपिक को डिटेल में समझते हैं अच्छे से तो पूरा बात समझ में आएगी। ठीक है, चलो तो हम लोगों ने जो कल कवर किया था, चलो देखो कल जो हम लोगों ने पढ़े थे इसमें तो मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट किया था। ठीक है, फिर हम लोगों ने और क्या कंप्लीट किया था, तो एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव कंप्लीट कर लिया था, कैरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया था। आज हम आपको ये बताएंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, उस ऑब्जेक्टिव को समझेंगे, आराम से समझ में आएगा, सारी बातें डिटेल में देखेंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज अपना नया टॉपिक ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। चलो तो देखते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट या किसी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है या मैनेजमेंट करने से उसके फायदे क्या होते हैं और नुकसान क्या होते हैं, हम ये समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं, एक्चुअली मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव 3 होते हैं। क्या क्या होते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव फर्म के रिगार्डिंग होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव समाज के रिगार्डिंग होता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि भाई एक बात बताओ, फर्म में अगर हम मैनेज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, चलो ठीक है, हम काम कर रहे हैं कंपनी के लिए, तो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो आप बोलोगे सर देखो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव तो हो ही रहा है, मेन मोटिव कंपनी के बारे में तो सारा काम हो ही रहा है, कंपनी का तो फायदा हम करा ही रहे हैं। ठीक है, तो मेन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब बिजनेस कोई ऐसा काम करे जिससे सोशल में रहने वाले लोगों को फायदा मिले, जैसे एम्प्लॉयमेंट, नौकरी वगैरह मिल जाए। ठीक है, बेस्ट प्राइस पर उनको प्रोडक्ट मिल जाए, सेफ गुड्स मिल जाए, ताकि वो अपने पास क्या हो जाए, ताकि अपने स्टैंडर्ड लाइफ को अच्छे से बढ़ा सके। कंपनी तो है जो आसपास के लोगों को रहने को सुविधा देती है, उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है ताकि वो उस चीज़ को क्या करें, कंज्यूम करें और आगे बढ़ें। ठीक है, तो बिजनेस भी कंज्यूमर पे डिपेंड होता है। ठीक है, पर्सनल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जिंदगी भर आप कंपनी में काम करते हो, उससे आपका भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। तो यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव के बारे में अच्छे से समझेंगे। अच्छा, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में खुद का फायदा कैसे देखेंगे आप? यार आप कंपनी में अच्छा काम करोगे तो वहाँ का जो मैनेजर होगा, MD होगा, बोले यार बहुत बढ़िया, बहुत मेहनती लड़का है, ये बहुत बढ़िया काम करता है, इसको प्रमोशन दो ना, इसे प्रमोट करो आगे, तो आपका प्रमोशन होगा। ठीक है, और पर्सनल ग्रोथ कैसे हो सकते हैं? जिस कंपनी में आप काम करते हैं वहाँ का मैनेजर आपको जानता है, पहचानता है, भाई वर्कर बहुत अच्छे, हमारे जितने भी वर्कर हैं बहुत अच्छा काम करते हैं, तो हो सकता है आपको हॉस्पिटल फैसिलिटी फ्री मिलने लग जाए, आपको बच्चों को पढ़ने के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कर दें वो, तो कुछ ना कुछ आपके लिए करेंगे तो आपका भी ग्रोथ होगा। अगर प्रमोशन हो जाएगा, बोनस वगैरह मिलेगा तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा ना, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी वहाँ पे होना चाहिए। तो एक एक करके हम सारी बातों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मेन ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी का मेन मोटो क्या होता है, किसी एक कंपनी का मेन मकसद क्या होता है, उस चीज को हम आज समझेंगे। चलो देखते हैं। चलो देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, आराम से इसने समझो आप इस चीज को।
इन्होंने लिखा कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, किसी एक बिजनेसमैन का मेन मोटो ये होता है, आप देखो लिखा है ना, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। एक आराम समझते हैं, कोई बिजनेसमैन अगर किसी एरिया में बिजनेस करने जाता है तो ये नहीं चाहता कि मैं आज जाऊं और कल मेरा बिजनेस बंद हो जाए, ऐसा तो नहीं चाहता। वो चाहता है कि मैं बहुत लंबे समय तक बिजनेस करता रहूं। अच्छा एक बताओ, बहुत लंबे समय तक बिजनेस कैसे करेगा? तो आप बोलो कंज्यूमर को सेटिस्फाई करते रहो। तो पहला पॉइंट इसका यही बना कि वो चाहता है कि मैं सर्वाइवल मोड पे रहूं, मतलब मेरी कंपनी हमेशा जिंदा रहे और मार्केट में हमेशा चलती रहे, कभी मेरी कंपनी बंद ना हो। वो चाहता है कि सबसे पहले मेरा सर्वाइवल हो। क्या हो? सर्वाइवल हो, मैं पहले टिक जाऊं, मार्केट में चल जाऊं, लंबे समय तक चलूं, सर्वाइवल चाहता है। सर्वाइवल कब होगा? तो आप बोलोगे आप चाहते हो कि सर्वाइवल हो। चलो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला पॉइंट है सर्वाइवल। सर्वाइवल कैसे होगा? तो आप बोलोगे आप पहले कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन पर ध्यान दो। कंज्यूमर को क्या करो? आप सेटिस्फाई करो। ठीक है, कंज्यूमर को आपको क्या करना है? सेटिस्फाई करना है। दूसरी बात, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करिए आप। बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप कंज्यूमर को प्रोवाइड करिए। ठीक है, चलो तीसरी बात है अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अकॉर्डिंग टू देयर नीड का मतलब ये हुआ यहां पर अकॉर्डिंग टू देयर नीड। अकॉर्डिंग टू देयर नीड, देयर मतलब यहां पर किसकी बात कर रहा है? तो आप समझना, यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं, मैं यहां पे कंज्यूमर की बात कर रहा हूं। कंज्यूमर को जो चीज जरूरत है अगर आप वो दोगे ही नहीं, भैया वो चाहता है कि मुझे यहाँ पे क्लॉथ मिल जाए, कपड़े पहनने को मिल जाए, और आप वहाँ उसे खाना दोगे तो कैसे लेगा? कंज्यूमर की जो ज़रूरत होगी आपने अगर उस चीज़ को प्रोवाइड किया तो आप विश्वास मान लीजिए आपका बिजनेस कहीं बेकार नहीं जाएगा, आप बहुत जल्दी ऊपर जाओगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सर्वाइवल अगर आप चाहते हो कि कंपनी मेरी हमेशा चलती रहे तो आपको 3 से 4 चीज़ों पर आपको हमेशा फोकस रखना। सबसे पहली बात, आपको कंज्यूमर को सेटिस्फाई करते रहना पड़ेगा। बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सस्ते रेट में, कम से कम रेट में। ऐसा नहीं कि आप गुड्स एंड सर्विसेज उनको दे रहे हो लेकिन रेट बहुत महंगा कर रहे हो। तो आपको पता है ना कि हमारे जो लाइफ में या हमारे आसपास रहने वाले 3 तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, एक रिच होते हैं, एक मिडिल होते हैं, और एक क्या होते हैं? पुअर होते हैं। तो आप समझो, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ना अमीर होते हैं ना गरीब होते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं। तो आप बोलोगे अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो आप जाहिर बात है इन तीनों को देखकर बनाओगे, इन तीनों को देखकर बनाओगे। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया आपने अमीर को देखकर बना दिया तो अमीर बोलेगा यार चलो ठीक है, हम तो हर चीज़ को खरीदने के लिए तैयार हैं, हम तो हर चीज़ को बाई करने के लिए तैयार है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त पैसा है। मिडिल क्लास बोलेगा चलो यार थोड़ा बहुत हम भी क्या करेंगे, अफोर्ड कर लेंगे। लेकिन गरीब बंदा बोलेगा यार हमारे पास इतना पैसा ही ना हो तो हम आपके गुड्स कैसे खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे। तो आपको क्या करना है ना, बिजनेसमैन क्या करता है वहाँ पर कि बिजनेसमैन जिस एरिया में अपना बिजनेस ओपन करता है उस एरिया के लोगों को देख कर ही अपने बिजनेस का गुड्स का रेट रखता है। ठीक है, जिस एरिया में जैसे मान लो कि मुंबई वगैरह में अगर वहाँ पे कोई गुड्स बनता है वहाँ के लोगों के लिए बनेगा तो महंगा बनेगा, है ना। मान लो ऐसे एरिया में चला जाए जहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रोथ ही नहीं है, डेवलपमेंट ही नहीं है, वहाँ पे अगर आप कंपनी डाल देते हो, वहाँ महंगा से महंगा सामान बेचोगे तो बिकेगा ही नहीं, आपका कोई खरीदेगा ही नहीं। तो आप सर्वाइवल क्या, आप छोड़ो, आप तो कंपनी वैसे ही बंद हो जाएगी। तो कहने का मतलब मेरा यही है, अगर आप सर्वाइवल चाहते हो तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और प्राइस पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर नीड, मतलब कंज्यूमर के नीड के हिसाब से प्रोडक्ट बनाओगे तो आप सर्वाइवल रहोगे, नहीं तो आप नहीं हो पाओगे, आप नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो आपकी बातें समझ में आ गई कि सर्वाइवल का मेन मोटिव क्या होता है। सर्वाइवल, इन तीनों पे बात ध्यान रखोगे तो कंपनी हमेशा सर्वाइव करेगी, और उसका यही मेन मकसद होता है कि मैं कंज्यूमर को हमेशा क्या करूं, किंग मानकर चलूं। इसीलिए कंज्यूमर को कहते हैं किंग पिन ऑफ द मार्केट। मार्केट को राजा बोला जाता है, मार्केट का राजा जो होता है वो कंज्यूमर होता है। ठीक है, ठीक है, कंज्यूमर ने जिस प्रोडक्ट को यूज़ कर लिया वो कंपनी अपने आप क्या हो जाएगी, अमीर बन जाएगी, उसके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, चलो तो सर्वाइवल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रॉफिट पर। चलो देखो, कंपनी चाहती, कंपनी का मेन मोटिव ये होता है कि भैया ऐसा है
सर्वाइवल तो हम हो गए, कंज्यूमर के नीड को उनको सेटिस्फाई कर दिया, बेस्ट क्वालिटी पर चीप प्राइस पर उनको प्रोडक्ट दे दिया सस्ते दाम पर, ठीक है। तो वो चाहता है अगर हम सर्वाइवल कर ही रहे हैं तो अब यार थोड़ा सा प्रॉफिट भी तो देखते हैं। अगर कंपनी प्रॉफिट नहीं अर्न करेगी, कंपनी यानी कि बिजनेस का मेन मोटो ही क्या होता है, हर बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो फाइनेंशियली कमाना चाहते हो, जो चाहते हैं कि मेरा बिजनेस स्टार्ट हो और मैं चाहता हूँ कि प्रॉफिट कमाऊँ, तो हर बिजनेस का मेन मकसद होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। चलो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो चाहता है कि मेरे को प्रॉफिट हो। फर्म का दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरा प्रॉफिट हो। तो प्रॉफिट करेगा कब करेगा, तो मैंने बोला ना, कंज्यूमर पे आप ध्यान दोगे, अपना सर्वाइवल बढ़ाओगे, ठीक है। तो प्रॉफिट अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमाना है तो पहली बात, ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रॉफिट कमाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एरिया कवर करने पड़ेंगे। आप एरिया को कवर करिए, क्या करिए, एरिया को कवर करिए। आप चाहते हो कि आपकी फर्म क्या करे, प्रॉफिट जनरेट करे, तो आपके कंपनी का जो मैनेजमेंट हो वो क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और मैनेजमेंट अच्छा तभी होगा जब आपका वहाँ का कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा, कोऑर्डिनेशन। भैया किसी कंपनी का कोऑर्डिनेशन बहुत बढ़िया है, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर आपस में मिलकर रहते हैं, कंपनी का प्रत्येक बंदे आपस में मिलकर रहते हैं, कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, तो वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा होगा, तो वहाँ प्रॉफिट होने में कोई रोक नहीं सकता है। क्या नहीं हो सकता है, रोक नहीं सकता। और जैसे ही मान लो कि आपके बिजनेस का दूसरा मोटो पूरा हो गया, भैया ऐसा है मैं प्रॉफिट भी जनरेट करने लग गए, हमारा सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया काम कर रहा है, हमारे प्रोडक्ट बहुत बढ़िया बिक रहे हैं, हम कंज्यूमर के अकॉर्डिंग बेच रहे हैं, तो हमें प्रॉफिट जनरेट हो रहा होगा। प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा, तो आप बोलोगे किसी एक कंज्यूमर को, किसी एक बिजनेसमैन को एक गुड्स बनाने में अगर लगता है 10 रुपये, 10 रुपये एक्चुअली उसकी क्या है, कॉस्ट प्राइस है। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो आप बोलोगे इस कॉस्ट प्राइस में उसके रॉ मटेरियल का भी प्राइस, लेबर चार्ज भी, हर चार्ज जुड़ा हुआ है। तो वो बोले कि यार इतना मैंने मेहनत किया है, मैंने इतना समय बेकार किया है, तो वो चाहेगा कंज्यूमर को गुड्स बेचूंगा तो कुछ ना कुछ तो मैं जनरेट करूंगा, तो वो उस पर क्या करेगा, 2 रुपये बढ़ाकर उसे कितने रुपए में बेच देगा, 12 रुपये में बेच देगा। तो ये 2 रुपये जो होता है वो हमेशा क्या होता है, उसका प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होता है। वो क्या होता है, प्रॉफिट। आप भी किसी के लिए काम करते हो तो आप चाहते हो कि मेरे को इनकम जनरेट हो, तो बिजनेसमैन भी अगर काम करता है तो चाहता है मेरा भी थोड़ा सा प्रॉफिट हो, लेबर चार्ज की मदद कर रहा हूँ, मैं अपना फर्म डाला हूँ, ठीक है, सब कॉस्ट जोड़ा, 10 रुपये बैठा, तो 2 रुपये ज़्यादा बढ़ाकर बेचेगा, उसको बोलते हैं 2 रुपये उसका क्या है, प्रॉफिट है। ऐसे ऐसे करके प्रॉफिट वो जनरेट करेगा, तो एडिशनल पैसे आते जाएगा, और इन्वेस्ट करेगा और आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रॉफिट होगा। एरिया कवर करने का सेंस मतलब है ज़्यादा तक दूर अपना प्रोडक्ट पहुंचाओ, जितना ज़्यादा दूर तक अपना प्रोडक्ट फैलाओगे उतना ज़्यादा सेलिंग बढ़ेगी, उतना ज़्यादा आपकी इनकम जनरेट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। चलो तो देखते हैं, तो आपको समझ में आ गया कि सर्वाइवल क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है। चलो तो ग्रोथ देखते हैं अच्छे से। चलो आप खुद बताओ, जो कंपनी सर्वाइवल मोड को सोच रही थी, आज वो सर्वाइवल हो भी रही है और कर भी रही है, मतलब मार्केट में अच्छा से छाया हुआ है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा जनरेट कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है उसको। तो आप बोलोगे जिस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया है, तो जाहिर बात वो कंपनी क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। विदाउट ग्रोथ या बिना ग्रोथ के वो प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकती, मुझे ये बताओ। मान लो 10 वर्कर स्टार्टिंग में थे, वर्कर घटने लग गए, तो ग्रोथ कहाँ कर रहा है वो। चलो मान लो ग्रोथ कर रहा होगा तो इसका मतलब मशीन ला के रख रहा होगा, भैया वर्कर को हटा के मशीनरी ला रहा होगा, चलो ग्रोथ कर रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कंपनी मान लो पहले बहुत बड़ी थी, उसमें वर्कर काम करने वाले 100 थे, कंडीशन ऐसा हुआ कोऑर्डिनेट कर नहीं पा रहे हो, मैनेजमेंट कर नहीं पा रहे हो, वर्कर दिन पे दिन घटते जा रहे हैं, तो प्रोडक्शन भी तो घटता चला जाएगा। प्रोडक्शन घटेगा तो सेल्स घटेगा, सेल्स घटेगा प्रॉफिट घटेगा। तो कहने का मतलब ये है कि वर्कर अगर कोऑर्डिनेट करके कर रहे हैं, मैनेजमेंट अच्छा हो रहा है, तो कंपनी सर्वाइवल भी अच्छा कर रहा है, प्रॉफिट भी अच्छा कर रही है। ये उसे पता है कि प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो मुझे ग्रोथ करना है। तो ग्रोथ करने का मतलब क्या है, सबसे पहली बात वो चाहेगा कि मैं अपने और ब्रांचेस डाल दूं, और ब्रांचेस डाल दूं, ठीक है, अभी और लार्ज एरिया में कवर कर लूं मैं अपने बिजनेस को। लार्ज एरिया का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो अभी इंडिया में ही केवल बिजनेस है, तो वो चाहेगा मेरा अमेरिका में हो जाए, ठीक है, चाइना में हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो तो वो चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा एरिया मेरा बिजनेस और ओपन हो, और फ्रेंचाइजी और ब्रांच ज़्यादा बढ़े मेरा, तो वो कहेगा मेरा ग्रोथ हो रहा है। मेरा क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है।
ठीक है, पहले वर्कर 500 थे, 5000 वर्कर काम करते हैं मेरे यहाँ, तो मेरे बिजनेस का क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। बिजनेस का लेवल छोटा था, अब बिजनेस बहुत बड़ा हो रहा है, तो मेरा क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। तो फिलहाल ठीक है, आपको ये 3 बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पढ़े, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, और हमने क्या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया। आइए पढ़ते हैं हम लोग सोशल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल पूरा पढ़ लिया हम लोगों ने, अब सोशल पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो, चलो समझते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, थोड़ा पढ़ के देखो, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे सोशल ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड सम बेनिफिट टू सोसाइटी लाइक अप्लाइंग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू क्या लिखा है, डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी एटसेट्रा। एग्जाम्पल टिस्को, ITC, एशियन पेंट वगैरह। ऐसे ये क्या है, क्या समझाना चाह रहा है, तो मैं आपको अच्छे समझाता हूँ। चलो देखो, चलो देखते हैं। चलो देखो, समझोगे तो आराम से आ जाएगा, बहुत हार्ड नहीं है। चलो, सोशल ऑब्जेक्टिव का मेन मोटिव ये होता है भाई कि बिजनेसमैन अगर कोई बिजनेस ओपन कर रहा है तो वो उसका मेन मोटिव ना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि उस सोसाइटी में जाके आप बिजनेस ओपन कर रहे हो, फिर वहाँ से स्मोक वगैरह बहुत ज़्यादा निकल रहा है, वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों को बहुत दिक्कत है, तो गलत बात है। आपने अपना ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के चक्कर में सोशल ऑब्जेक्टिव पे ध्यान ही नहीं दिया, आपने बिल्कुल नहीं ध्यान दिया। ठीक है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव पे आपको ध्यान देना चाहिए। तो आप किस किस टाइप दे सकते हो फर्म के अंदर, जैसे मान लो कोई गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो वो पहली बात तो गुड्स एंड सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो एकदम फ्रेश होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बेकार नहीं होना चाहिए, लीगल नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात और सोशल ऑब्जेक्टिव आप क्या कर सकते हो, तो आप बोलोगे ऐसा भाई जब फर्म ओपन कर रहा था मैं, तो उनको नौकरियां भी तो मैं ही दे रहा था, तो आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, तो आप सोशल का फायदा कर रहे हो, समाज का फायदा कर रहे हो ना, कि भैया वहाँ के रहने वाले लोगों को मैं नौकरी दूंगा, मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा। तो वही तो लिखा है यहाँ पर कि गिविंग एम्प्लॉयमेंट, मैं आपको नौकरियां प्रोवाइड कर रहा हूँ। और कह रहा है कि प्रोडक्शन आप ऐसा करो जिससे वहाँ के रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ऐसा ना हो कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो ऐसे गुड्स का जिससे क्या हो रहा है, वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, आप सोशल में छोड़ रहे हो जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करो। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब समाज को देखते हुए भी अपने को काम करना है ताकि समाज में रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जब उनको दिक्कत होने लग जाएगी तो फिर आपसे नाराज़ हो जाएंगे, फिर आप पे एक्शन लेंगे, लीगल एक्शन लेंगे, फिर आपको दिक्कत आएगी। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी काम करिए सोशल को देखकर काम करिए, समाज में रहने वाले लोगों को भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, काम आप ऐसा करिए। तो आपने क्या किया, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया, प्रोडक्शन ऐसा कर रहे हो कि जिससे किसी को दिक्कत नहीं, और वेस्ट मटेरियल हम कलेक्ट करके दूर जाके फेंकवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वहाँ रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है। और सोशल ऑब्जेक्टिव आप कैसे कर सकते हो, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को, जैसे कि आप सोशल ऑब्जेक्टिव ऐसे भी कर सकते हो, भाई आपके यहाँ अगर कोई वर्कर काम कर रहा है, ढेर सारे वर्कर है, ठीक है, आप उनको फैसिलिटी दे दो, हॉस्पिटल फैसिलिटी दे दो, एजुकेशन फैसिलिटी दे दो, तो इससे क्या होगा, सोशल अवेयरनेस बढ़ेगा, भाई हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों को सारी सुविधाएं मिलती है, मेडिकल ट्रीटमेंट आप फ्री कर दो, हर वीक कराना चालू कर दो। ठीक है, तो ऐसे अगर फैसिलिटी आप दोगे तो सोशल में एक मैसेज पहुँचेगा, भैया ऐसा है कि एजे अकेडमी में काम करने वाले जितने भी वर्कर हैं उनको अलग से एक क्या किया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है, जैसे कि मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है, ठीक है, तो उनको प्रमोशन भी मिलता है। तो एक्चुअली में सोशल में ये एक मैसेज आ रहा है, तो समाज में रहने वाले लोगों लगे यार ये कंपनी बहुत बढ़िया है, हमारे लिए कुछ ना कुछ करती है, तो हमें भी इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तो वो क्या करेंगे, तो वो कंपनी के लिए और ज़्यादा मेहनत करेंगे, कंपनी और ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी, उसका और ज़्यादा ग्रोथ होगा, और ज़्यादा प्रॉफिट करेगी। तो इससे क्या होता है ना, सब कुछ डिपेंड करता है। तो आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सोशल ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलो तो दूसरा देखते हैं अब हम लोग। तो सोशल ऑब्जेक्टिव समझ गए होंगे आप। अब देखते हैं हम लोग लास्ट अपना ये वाला पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलो तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है हमारा, हम समझेंगे, देखेंगे इस चीज को। चलो पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि भाई अगर कोई इंसान आपके यहाँ कंपनी में काम करता है, कोई वर्कर, तो वो चाहता है कि सारी मेहनत तो हम कर रहे हैं कंपनी के लिए, अगर कंपनी हमारे लिए भी अगर ना सोचे तो फिर उस कंपनी के लिए हम क्यों सोचें। तो कहने का मतलब ये है कि कंपनी का मोटो था कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, भाई ऑर्गेनाइजेशन पे ध्यान दिया, आपका हमने सपोर्ट किया, आप सर्वाइवल भी हो गए, प्रॉफिट भी अर्न कर रहे हो, ग्रोथ भी हो रहा है आपका, सोशल अवेयरनेस पे भी आप ध्यान दे रहे हो। तो हम जो काम कर रहे हैं हमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमारा भी तो होना चाहिए कुछ,
तो वर्कर वहाँ जो होते हैं वो करते हैं, हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी है, हमें अपने पर भी कुछ फोकस करना है। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या हो सकता है, आप बोलोगे चलो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या हो सकता है, तो भाई बोलेगा कि ऐसा है, हमारा प्रमोशन होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का प्रमोशन हो जाएगा तो बोलेगा यार हमारा तो खुद यार ग्रोथ हो रहा है, हमारा खुद ग्रोथ हो रहा है, हम पहले क्या थे, वर्कर थे, आज हमें मैनेजर बना दिया गया, हमारा प्रमोशन हुआ, हम बहुत खुश हुए, हम बहुत खुश हुए, हमारा पर्सनल ग्रोथ हो गया, हमारे पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, चलो दूसरी बात, अगर उसे मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता रहा, मेडिकल ट्रीटमेंट कंपनी हर वीक करता रहा, तो ये बोला ऐसा यार ये हमारे पर भी ध्यान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे ऑब्जेक्टिव को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, हमारे ऑब्जेक्टिव को क्या कर रहे हैं, वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलो देखो, हमारे ऑब्जेक्टिव को भी ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो फोकस ये करना है, आपको यहाँ पे समझना है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि वर्कर के भी कुछ मोटो होते हैं, अगर वो उस चीज़ पर या उस चीज़ को मिलता रहा, वो कंपनी के लिए हमेशा काम करता रहेगा और कंपनी की प्रोडक्शन को बढ़ाता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ, पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखो थोड़ा सा पढ़ो यहाँ पे। पर्सनल ऑब्जेक्टिव इज टू फोकस ऑन डाइवर्स पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन विच नीड टू बी रिकॉन्साइल्ड विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब ये है कि वहाँ काम कर रहे वर्कर, ठीक है, कंपनी के लिए बहुत प्रेरित है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कंपनी को उनके भी ऑब्जेक्टिव यानी मोटो पर ध्यान देना चाहिए, उनको भी मेहनत को देखना चाहिए कि वर्कर बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इसको प्रमोशन दीजिए, वर्कर बहुत बढ़िया काम कर रहा है, इसका इंसेंटिव वेजेस बढ़ाइए, ये वर्कर बहुत आलसी, अब इसे भगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो वर्कर अच्छा काम कर रहा है, अगर उसको मोटिवेशन नहीं मिला, मोटिवेशन वर्कर को कैसे मिलती है, आप खुद बताओ, वर्कर मोटिवेशन कैसे पाएगा, आप बताओ मेरे को, वर्कर को मोटिवेशन किस हिसाब से मिलेगी? भैया वर्कर को जो मोटिवेशन मिल सकती है, तो आप बोलोगे वर्कर कई प्रकार के होते हैं, तो मोटिवेशन जो उनको मिलेगी, देखो कैसे मिलेगी। सब कोई इंसान ना पैसा नहीं चाहता, हर किसी को फाइनेंशियली मोटिवेशन नहीं चाहिए, हर किसी का मकसद जो है ना पैसे का नहीं होता है। तो आप बोलोगे और कैसे कर सकते इसको, तो मैंने बोला अगर मान लो कोई पैसे से होना चाह रहा है, तो आप उसे क्या दे सकते हो, बोनस दे दोगे, खुश हो जाएगा। उसे क्या दे दोगे, बोनस दे दोगे, खुश हो जाएगा। कोई काम कर रहा है आपके लिए या प्रोडक्शन वगैरह कहीं से ला रहा है, रॉ मटेरियल ला रहा है, खुशी खुशी आप उसे कमीशन दे दोगे तो वो भी खुश हो जाएगा। लेकिन ये वो बंदे हैं जिनको पैसे से खुशी मिलती, तो मोटिवेशन पैसे से भी मिलता है। तो बोलेगा यार ऐसा है कि कंपनी के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, कंपनी हमारे लिए भी तो कर रही है, बोनस देती है, हर फेस्टिवल में बोनस दे दी या कुछ, है ना, तो और क्या देती है, आप बोलो कमीशन देती है, कुछ इधर उधर सेटिंग कराते हैं कंपनी के लिए, कोई रॉ मटेरियल वगैरह देते हैं, मेहनत करते हैं, एडिशनल टाइम देते हैं, तो हमें क्या करता है वो कमीशन देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें पैसे से मतलब नहीं होता, तो वो चाहते हैं कि ऐसा ना हमें प्रमोशन होना चाहिए, हमारा क्या होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, प्रमोशन होना चाहिए। और तरीके कैसे हो सकते हैं, बोले कंपनी वगैरह में हम काम करते हैं, हर वीक हम कुछ ने अच्छा काम किया, तो ऐसा है कि मैनेजर हमारा है, हमारे लिए ताली वगैरह मंगा दे, ताली वगैरह बजवा दे, हमने आज इस वीक बहुत बढ़िया काम किया है, ठीक है ना, तो वीक ऑफ द एम्प्लॉय हमें बना दे, ठीक है, तो प्रमोशन दे दे। ठीक है, तो नॉन फाइनेंशियली मतलब जो बहुत बढ़िया काम कर, जिनको नेम फेम बहुत पसंद होता है, वो चाहते हैं कि हमारा बस नाम हो, उन्हें पैसे से मतलब नहीं होता। तो कंपनी में जो वर्कर करते हैं वो दो तरह के होते हैं, कुछ पैसे से मोटिवेट होते हैं, तो कुछ जो है नॉन फाइनेंशियली मोटिवेट होते हैं। तो यही वर्कर यहाँ कह रहा है, यहाँ पर समझने के लिए कि पर्सनल ग्रोथ क्या होता है ना, कि पर्सनल ग्रोथ में यहाँ पे लोगों मतलब वर्कर काम कर रहे हैं, उनका भी ग्रोथ हो रहा है। ऐसा नहीं कंपनी बढ़ती चली जा रही है, वर्कर वही 20 साल से काम कर रहा था ग्राउंड लेवल, आज भी ग्राउंड लेवल पर ही काम कर रहा है, तब तो गलत बात है ना। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सोशल पे भी ध्यान दीजिए और पर्सनल पर भी ध्यान दीजिए। मतलब आप कंपनी के लिए कर रहे हो, आप सोशल के लिए भी कर रहे हो, तो खुद के लिए भी तो करो कुछ। पर्सनल ऑब्जेक्टिव या पर्सनल मोटो नहीं पूरा होगा तो कोई मतलब थोड़ी ना है आपका आने का। ठीक है, चलो तो देखते हैं आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो कवर किए हैं फिलहाल, तो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अभी एक और टॉपिक कंप्लीट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। चलो मैनेजमेंट करने के क्या फायदे हैं हमारे, हम इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे, समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं, आराम समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं। तो आप बोलो इंपॉर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टर पढ़ चुके थे, यानी फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ चुके थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिए, अचीविंग ग्रुप गोल,
मैनेजमेंट अगर आप करते हैं, आप चाहते हो कि हमारा काम हर एक स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक तरीके से हो, काम अगर हमारा सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है, सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है, तो आपको अगर एक बात बताओ, मैनेजमेंट तो एक प्रोसेस है। अगर एक सिस्टमैटिक तरीके से हमारा काम हो रहा है तो जाहिर बात अपने लक्ष्य को, अपने एम को हम आराम से पालेंगे। अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा है तो हम अपने गोल को बहुत आराम से अचीव कर सकते हैं। अगर हमारा मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं है तो आप बोलोगे हम कोई चीज़ अचीव कर नहीं सकते। तो मैनेजमेंट अच्छा कब होगा? तो मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि मैनेजमेंट अच्छा तभी होगा जब आपस में कोऑर्डिनेशन होगा। क्या होगा? कोऑर्डिनेशन। अगर आपस में कोऑर्डिनेशन है, तालमेल है, तो आप कोई भी काम को अच्छे से मैनेज कर लोगे और जैसे ही मैनेज करते चले जाओगे धीरे धीरे करके आप अपने एम, अपने लक्ष्य को भी पा लोगे। और मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको अपना एम ही नहीं पता है तो आप मैनेजमेंट किसके लिए करोगे? भाई सुबह उठ के जाना ही नहीं पता कि जाना कहाँ है मुझे, तो आप सुबह उठोगे ही क्यों? तो कोशिश ये करो, पहले जीवन में कोई लक्ष्य बनाओ। जब जीवन में कोई लक्ष्य आप आराम से बना लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मुझे उस हिसाब से काम करना है। 12th पास होना ही आपका लक्ष्य है तो आप उसके हिसाब से तैयारी करते हो। ऐसा थोड़ी ना आप कुछ भी तैयारी करते हो कुछ भी चले जाता है, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो, तो अचीविंग ग्रुप गोल, तो मैनेजमेंट का मेन फंक्शन ये होता है कि मैनेजमेंट करते हैं कोई अपने मकसद को पाने के लिए या अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसको हम करते हैं। ठीक है ना? और मैनेजमेंट कोई एक बंदा तो होता नहीं उसमें, तो आप उसमें बोलोगे उसमें पूरा एक ग्रुप होता है। उसमें क्या होता है? पूरा एक ग्रुप होता है। किसी एक बंदे की बस की बात नहीं कि मैनेजमेंट कर ले। ठीक है? कोई भी आप काम करने जाओ, देखो आप अकेले नहीं कर सकते। खाना पीना छोड़कर सोना, बाकी जीवन में कोई भी काम करेंगे तो बिना दूसरे के सहयोग के नहीं हो सकता। ठीक है? चलो, इंक्रीज इफिशिएंसी, तो आप बोलोगे हर एक काम सिस्टमैटिक तरीके से अगर हो रहा है, मान के चलो कोई वर्कर है, इसे मैंने बोला कि आपको ये टास्क पूरा करना है। क्या टास्क पूरा करना है? तो आप बोलोगे मैंने कहा 20 करोड़ का टर्नओवर इस साल मुझे चाहिए। तो ये बंदा बोलेगा यार हमको कुछ पता नहीं कैसे करना है, हमें कुछ पता नहीं हम क्या काम करेंगे। तो क्या करेगा ना, इसका मैनेजर आएगा। इसका मैनेजर आएगा, जो इसका जो हेड होगा इसको बोलेगा कि देखो ये काम जो है ना आपको ऐसे करना है। वो उनको समझाएगा कि काम को आपको ऐसे ऐसे करना है। तो कहने का मतलब है इस हेड ने इससे क्या किया? कोऑर्डिनेट किया ना, कोऑर्डिनेट किया। और इसने भी क्या किया ना, इनकी बातों को सुना। ऐसा तो है नहीं अरे चलो रहने दो तुम्हारी ये बात हमने सुनी, तुम किस बात के मैनेजर हो, ऐसा थोड़ा ना बोलेगा वो। तो कहने का मतलब है हेड ने इसे कोऑर्डिनेट किया और इसने भी इससे कोऑर्डिनेट किया, तो दोनों ने आपस में तालमेल बनी, दोनों ने आपस में बात की। जब बात की उसके बाद इस जो वर्कर था उस वर्कर ने अपना काम क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। ठीक है? और ये स्टार्ट करने के साथ साथ ये लोगों के साथ कोऑर्डिनेट भी कर रहा है। क्या कर रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो आप खुद बताओ, इसे जहां कोई दिक्कत आएगी क्या ये अपने हेड से या अपने कलीग से वो बातों को नहीं पूछ लेगा? आराम से पूछ लेगा। और जैसे ही पूछता चला जाएगा तो इसका कम से कम समय में काम होना चालू कर देगा। क्या हो जाएगा? चालू कर देगा। फ्रस्ट्रेट भी नहीं होगा, इरिटेट भी नहीं होगा, काम को बहुत आराम से करेगा। तो काम जो करेगा वो कैसे करेगा? इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों करेगा। तो इसका जो काम होने वाला है यहाँ पर, उसका जो काम होगा वो इफेक्टिव भी होगा और क्या होगा? एफिशिएंट। तो इफेक्टिव एफिशिएंट कैसे हो गया? तो आप बोलोगे हेल्प लेता जाएगा तो कम से कम समय में हो जाएगा। और यदि वर्कर हमारा पहले से ही क्या है? स्किलफुल है। भैया स्किलफुल नहीं होता तो कंपनी में नौकरी क्यों देता? समय तो अपने लोगों से, कलीग से, अपने हेड से पूछ कर एक्सपीरियंस ले लेकर काम कर सकता है, लेकिन कंपनी में काम नौकरी तभी मिलेगी जो स्किलफुल रहा होगा। और नहीं भी रहा होगा तो उसको ट्रेनिंग दिलाकर एक्सपर्ट बनाया जाएगा। ठीक है? तो समय तो तभी बचा पाएगा जब लोगों से कोऑर्डिनेट करेगा, तालमेल बनाएगा, तभी तो वो क्या कर पाएगा? समय बचा पाएगा। ऐसे तो समय नहीं बचा पाएगा वो। ठीक है? तो आप यहाँ आराम से बोल सकते हो यहाँ पे ये बात कि इंक्रीज इफिशिएंसी, मैनेजमेंट किसी कंपनी का अच्छा है तो वर्कर की इफिशिएंसी के साथ साथ इफेक्टिव भी बढ़ता है। ठीक है? तो वर्कर जो है इफेक्टिव के साथ साथ एफिशिएंट भी होता है। ठीक है? कम से कम समय में और अच्छा काम कर जाता है। ठीक है? चलो, तो तीसरा देखते हैं यहाँ पे समझने के लिए। चलो इसको भी समझते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अभी पहले आते हैं अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर किसी कंपनी का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है किसी कंपनी का मैनेजमेंट, तो वर्कर वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ साथ पर्सनल ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान दे देता है। उसका खुद का भी ग्रोथ होता है। भाई कंपनी अगर आगे बढ़ती जाएगी तो ऐसा नहीं आपको छोड़ देगी, आपके भरोसे तो बढ़ रही है वो। तो इसका मतलब जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाएगी तो आपको भी प्रमोशन, ट्रांसफ़र, आप अभी सुपरवाइज़र थे कल आपको मैनेजर बना दिया जाएगा, ऐसे ऐसे करके आप पर भी ध्यान दिया जाता है। कब? जब उस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होता है। वहाँ पे काम कर रहे हर एक व्यक्ति के दिलों में जो इच्छा होती है वो एकदम अच्छी वाली होती है।
ऐसा नहीं कि किसी का हम शोषण करने के लिए बैठे हैं, एक्सप्लॉइटेशन करने के लिए हम नहीं बैठे हैं यहाँ पे किसी के लिए। हम हर किसी का सहयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ सबका विकास होगा तो हमारा भी होगा। भाई कंपनी आगे बढ़ेगी तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि कंपनी को हम गिरा के अपने को आगे बढ़ाना चाहिए, कभी पॉसिबल है ही नहीं। कंपनी पे के भविष्य पे ही तो आपका भविष्य निर्भर है, और आपकी मेहनत पर कंपनी का भविष्य निर्भर है। तो वही चीज़ है, यहाँ समझो। अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे लोग अपना ऑब्जेक्टिव भी यानी कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी क्या कर लेते हैं, अचीव करते हैं। चलो, और साथ में धीरे धीरे अगर मैनेजमेंट अच्छा है किसी कंपनी का, तो आप बोलोगे डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। उस समाज में जिस एरिया में बिजनेस ओपन होता है वहाँ के आसपास का एरिया ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है, जैसे एक इंस्टीट्यूट पढ़ाने वाली कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर किसी एक एरिया में खुल जाती है तो वहाँ के बच्चों को वो पढ़ा के क्या करती है, वेल एजुकेट कर देती है। कहने का मतलब ये है कि चाहे छोटा सा फॉर्म हो, चाहे बड़ा सा हो, चाहे जिस प्रकार का इंस्टीट्यूट हो, अगर वहाँ पे खुलता है, अगर गलत इंस्टीट्यूट खुलेगा तो वहाँ के लोगों को क्या कर देगा, गलत बना देगा। अगर अच्छी इंस्टीट्यूट खुल जाएगी तो क्या करेगा, वहाँ के लोगों का भविष्य बना देगा, मतलब डेवलप्ड कर देगा। तो फर्म भी वही चीज़ है कि अगर फर्म है, अब फर्म जिस एरिया में ओपन हो चुका है, अगर वहाँ के लोगों के बारे में ध्यान दे दिया उसने, तो वहाँ के लोग क्या हो जाएंगे, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी कि वहाँ के समाज का क्या कर देगा, वो विकास कर देगा। क्योंकि वहीं के लोगों को नौकरी देगा, वहीं के लोगों के लिए गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा। मैंने बताया था ना आपको, इकोनॉमिक्स में जाके देख लेना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैंने पढ़ाया है कि कैसे पैसा घूमकर आपके पास आता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे भी है कि पैसा पाता जाएगा, बिजनेसमैन को भी प्रॉफिट होगी, वो अपना डेवलपमेंट करता जाएगा, तो आसपास के लोगों को भी क्या करता जाएगा, डेवलपमेंट करता चला जाएगा। तो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, जिस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होता है तो उस मैनेजमेंट के फायदे से वहाँ के वर्कर को ही नहीं, आसपास के लोगों को भी फायदा होता है। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी समझ में आ गया। ठीक है, क्रिएट डायनेमिक इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है आप समझिएगा। अगर जिस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है, आप समझना इस चीज़ को। चलो, ये लास्ट है हमारा। चलो ठीक है, देखते हैं डायनेमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, समझते हैं। डायनामिक इन्वायरमेंट का मतलब ये हो गया, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो। डायनामिक मतलब होता है चेंज। जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, एक नॉर्मल बेसिक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप मान लो कहीं घूमने का प्लान बनाए थे, बहुत अच्छा मौसम है, हवाएं बहुत बढ़िया चल रही, तो आपको लग रहा है यार दोस्तों के साथ चलते हैं, बाइक से घूम कर आते हैं। तो आप बाइक निकाला, आप चल दिए। जैसे आप घर से कम 3 या 4 किलोमीटर दूर पहुँचे तो अचानक से तूफान आने लग गया, बारिश आने लग गई। तो आप बोलो यार हमने सोचा क्या था और हमारे साथ हो क्या गया, ये तो गलत हो गया। हमने जो सोचा था, जिसके हिसाब से मैनेजमेंट किया था, ये तो जस्ट उल्टा हो गया ना। तो हम अपने साथ छाता लेके आए थे, अम्ब्रेला लेके आए, है ना। ऐसी कोई सुविधा नहीं लाई जिससे हम तूफान से बच सकें या बारिश से बच सकें, ऐसी कोई सुविधा ही नहीं थी। तो आप बोलोगे आप जैसा इन्वायरमेंट समझ के गए थे या आप जैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखे थे अपने पास, जस्ट उसमें चेंज आ गया। तो आप बताओ, अचानक से तूफान आ गया, बारिश आ गया, उस डायनेमिक जो चेंज हुआ, अचानक जो चेंज हुआ एनवायरनमेंट में, उसको आप संभालने के लिए आप क्या करोगे। आप बोलोगे उससे पहले हमें क्या होना चाहिए, इससे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए थी। यार मान लो कि ऐसी प्रॉब्लम हो सकती तो हम ये करते। अरे जब इतना पता ही होता आपको तो आप पहले से तैयारी करके जाते। तो डायनेमिक एनवायरनमेंट मतलब क्या है कि जिसके बारे में आपको पता नहीं, अचानक से कोई चेंज आ जाए। अचानक से कोई चेंज आ जाए तो आप उसे कब संभालोगे, जब आप किसी भी कार्य को कर रहे हो, उस कार्य में एक्सपर्ट हों। तो कितना भी वातावरण चेंज क्यों ना हो जाए, आप उसको क्या कर लोगे, मैनेज कर लोगे। सेम कंपनी का भी सिचुएशन है कि कंपनी का जो मैनेजर होता है, मैनेजर बोल लो आप, चाहे आप वर्कर को बोल लो, ये सब क्या करते हैं ना, किसी एक कंपनी के अंदर काम करते हैं, एक रूफ के अंदर काम करते हैं, एक बिल्डिंग के अंदर काम करते हैं। तो आप बोलोगे ये दोनों जो मैनेजमेंट करते हैं अपने एक टारगेट को सेट करके चलते हैं। ठीक है, एक टारगेट अपना एक एम क्या करते हैं, सेट करके चलते हैं। अगर अचानक से कोई ऐसा चेंज आ जाए, फर्म में कोई ऐसा चेंज आ जाए, जैसे मान लो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाए कोई, कि भैया ऐसा है कोरोना की वजह से 6 महीने तक कंपनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो आप लोग वर्कर ने और जो मैनेजर ने सबने मिलकर जो एक अपना टारगेट एम सेट किया था, वो गवर्नमेंट के पॉलिसी चेंज करते ही क्या हो गया, उनका इन्वायरमेंट बदल गया, उनका मैनेजमेंट पूरा फ्लॉप हो गया। तो आप बोलोगे तो मैनेजमेंट क्या करेगा वहाँ पे, आप बोलो जब कोई भी कार्य अगर सही ढंग से या सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा होता है, उसमें अगर चेंजेस आ जाता है, तो वहाँ के वर्कर और वहाँ के मैनेजर, वहाँ का कोई भी पैनिक नहीं होता। उस चीज़ को वो क्या करते हैं, उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि
कि भैया देखो यार हमारा सब कुछ तो पहले से ही अच्छा था, हम लोग बहुत सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे थे, एक प्रोसेस में कर रहे थे, एक प्रोसीजर फॉलो करते थे। अब अचानक से कोई चेंज आया है तो उसको हम एडॉप्ट करेंगे, भाई मजबूरी गवर्नमेंट पॉलिसी क्या करेंगे, एडॉप्ट करेंगे। तो कहा जाता है जिस कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा होता है तो वहाँ पे डायनामिक जैसे चेंजेस कोई भी आता है वो चीज़ को एडॉप्ट कर लेते हैं, इतना पैनिक नहीं होते हैं। अगर आप हर बात को लेकर पैनिक होने लग जाओगे तो बिजनेस आपका चल चुका, बिजनेस छोड़ो आप भी चल चुके हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है, चाहे जीवन हो चाहे बिजनेस हो, तो मैनेजमेंट अगर करके चलते, मैनेज करके कोई भी चीज़ चलते तो कितना भी चेंज क्यों ना आ जाए आप उसे अडॉप्ट कर लेंगे। थोड़ी कठिनाइयाँ जरूर होंगी, लेकिन आप कितने एक्सपर्ट हो, आप कितने प्रोफेशनल हो, आप उसको कार्य करने में कितने स्पेशलाइज्ड हो, जब भी कोई जीवन में चेंज आता अगर आपने उसको संभाल लिया तो ही पता चलता है ना कि आप उसके लिए कितने अच्छे थे या आप उस काम को कर सकते थे, कितनी रुकावटों को आप झेल सकते थे। वही तो आपका क्या है, डायनामिक इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट हो चाहे बिजनेस हो, हर चीज़ में चेंज आता है, उसको आपको संभालना होगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे डायनामिक इन्वायरमेंट मतलब होता है कि जिस वातावरण में काम कर रहे हो अचानक से वो वातावरण ही बदल जाए, समझ रहे हो, तो उसको आपको झेलना है। तो जो झेल ले जाता है वही तो कहा जाता है ना कि आपने अच्छे से मैनेज कर लिया, तो उसी को बोलते हैं मैनेजमेंट, आपने अच्छे से मैनेजमेंट किया, ठीक। चलो, तो फिलहाल आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आज हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किए हैं, हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के साथ साथ, चलो, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट के साथ साथ मीनिंग, एफिशिएंसी, कैरेक्टर, ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट, ये 5 पॉइंट हम लोगों ने अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है। तो जाइए अपने दोस्तों को अच्छे से बताइए, उनको समझाइए कि वो वीडियो को देखें, सारा कंटेंट बताया जा रहा है, ठीक है, सारा कुछ आपको समझ में आ रहा है। चलिए, ओके, बाय, धन्यवाद।